वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज एंड आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में स्ट्रक्चर क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन में हम लोग स्ट्रक्चर को यूज़ क्यों करते हैं, इसका काम क्या है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है। स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज कम्स अंडर सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप के अंदर आता है हमारा ये स्ट्रक्चर। हमने जब आपको डेटा टाइप पढ़ाया था तो हमने सेकेंडरी डेटा टाइप में इसको बोला था स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका यूज़ देख लेते हैं आज इस वीडियो में। दैट अलाउज़ यू टू स्टोर मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स इनटू सिंगल नेम। अगर आप सिंटैक्स देखो यहाँ पे, अगर आपके पास अलग अलग टाइप का वैल्यू है, मान लो ये हो गया आपके पास एक नंबर, ये हो गया आपके पास एक स्ट्रिंग। अगर इन अलग अलग वैल्यूज़ को आपको यूज़ करना है, स्टोर करना है और एक सिंगल नेम के थ्रू सारे वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, तब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने का सिंटैक्स होता है स्ट्रक्ट, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर का हमें नेम देना होता है और यहाँ पे अपनी वैल्यू डिफाइन करनी होती है। ओके, इसीलिए स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। लेकिन स्ट्रक्चर जब हम लोग यूज़ नहीं करते थे तो हम लोग क्या करते थे, अलग अलग वैल्यू के लिए इस तरीके से अलग अलग हम लोग यूज़ करते थे। कैरेक्टर के लिए ये हो गया कैरेक्टर, इंटीज़र के लिए ये हो गया इंटीज़र, फ्लोट के लिए इस तरीके से हम लोग अलग अलग डेटा टाइप लिखते थे और इन सभी को अलग अलग तरीके से एक्सेस करते थे। कैरेक्टर को कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ एक्सेस किया जाता था, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ, इंटीज़र को इंटीज़र के साथ। लेकिन स्ट्रक्चर आने के बाद क्या हुआ कि देखो ये अलग अलग वैल्यू है अभी भी, लेकिन अब इनको हम लोगों को अलग अलग एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। कैरेक्टर को अलग कर रहे, इसको अलग कर रहे, इसको नहीं, हम लोग अपने इस स्ट्रक्चर के थ्रू डायरेक्टली एक ही बार में सब एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्टूडेंट का डेटा स्टोर्ड होता है हमारे स्कूल के डेटाबेस में। ओके, तो अलग अलग टाइप का वैल्यू होता है, तो हर एक स्टूडेंट का नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, अलग अलग वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हर स्टूडेंट का एक रेफरेंस होता है, उसी से सारा उसका डेटा हम लोग फेच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के आने से डेटा बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड, रीडेबल एंड मैनेजेबल हो गया। तो अभी चलो कुछ स्टेप्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर को डिफाइन, डिक्लेयर और एक्सेस करने का तरीका चलो देखते हैं। तो डिफाइन तो हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से स्ट्रक्चर हम लोग का डिफाइंड रहेगा, बना देंगे। अब हम लोग स्ट्रक्चर को एक्सेस कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा अपने स्ट्रक्चर का। तो इस तरीके से हमने एक रेफरेंस बनाया यहाँ पे। अब ये जो रेफरेंस बनाया है ना, इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रक्चर की वैल्यू को। देखो, अगर रोल नंबर एक्सेस करना है तो रेफरेंस के थ्रू हम लोग रोल नंबर एक्सेस कर रहे हैं। अगर मान लो नेम एक्सेस करना हुआ तो सेम रेफरेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेम एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो डॉट ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर मेंबर को एक्सेस करने के लिए स्ट्रक्चर रेफरेंस के साथ। तो चलो अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो कोड इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ हुआ करती थी और स्ट्रक्चर नहीं था तो हम लोग कैसे करते थे। ठीक है, तो ये मान लो एक स्टूडेंट का डेटा है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ को हम लोग मेन फंक्शन के अंदर इस तरीके से लिखा करते थे और जब इन्हें एक्सेस करना होता था तो इस तरीके से सेपरेटली हम क्या करते थे, इन्हें एक्सेस करते थे। ठीक है, तो इसको अगर हम रन कर दें तो सबसे पहले आउटपुट देख लो, ये डेटा हम फेच कर पा रहे हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि ये डेटा एक ही स्टूडेंट का है। मान लो ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, अब किसी ने बोल दिया कि इस स्टूडेंट का सारा डेटा फेच करके दिखाओ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट का कितना डेटा डेटाबेस में पड़ा हुआ है। तो हमारे पास अगर एक कॉमन रेफरेंस रहेगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमें पता है ये एक ही पर्सन का डेटा है तो हम इसका एक कॉमन रेफरेंस क्रिएट कर देंगे और उस कॉमन रेफरेंस के थ्रू हम इन सभी वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर का नेम मैं दे देता हूँ स्टूडेंट और यहाँ पर हम अपना वैल्यूज़ रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं वहाँ पे वैल्यू वेरिएबल में इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पे पॉइंटर वाला बना देते हैं कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है, और ये हमारा हमने सारा वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करके रखा हुआ है। अब इनमें वैल्यूज़ कैसे देंगे, तो हम स्ट्रक्चर का एक कॉमन रेफरेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था स्टूडेंट नाम का, उसका हमने एक रेफरेंस बना लिया है यहाँ पे S नाम का। अब इस S के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं वेरिएबल्स में। ये रहा वैल्यू। ठीक है, और हमारे पास लास्ट जो आ जाता है मार्क्स। तो हमने यहाँ पे अपने वेरिएबल्स में वैल्यू डाल दी। अब इस तरीके से हमने वैल्यू डाली है
तो इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक्सेस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर ये रहे, ठीक है, और उसका रेफरेंस ये रहा, और डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग सभी मेंबर्स में वैल्यू डाल रहे हैं। तो अभी अगर मैं इसको रन कर दूं तो आप सेम आउटपुट यहाँ पे देख पाओगे। लेकिन स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा खासियत क्या है कि देखो हमने सारे डिफरेंट वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज कर दिया है एक सिंगल नेम में। अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे रेफरेंस स्टूडेंट्स के नेम से क्रिएट कर दो, एस की जगह स्टूडेंट के नेम लिख दो, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका होता है। लेकिन आप क्या कर सकते हो ना, आप वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से भी पास कर सकते हो। जैसे ये क्या है, ये 21 है ना, इसको यहाँ से कट कर दो, यहाँ पे डाल दो, ठीक है। फिर ये स्ट्रिंग वैल्यू हम यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, और ये मार्क्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से हटा के इस तरीके से डायरेक्टली भी आप पास कर सकते हो। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं रखेंगे, हमें इस कोड का नीड नहीं है। तो अभी अगर इस कोड को हम रन करेंगे ना, आप सेम आउटपुट देख पाओगे, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रेफरेंस में भी वैल्यू पास कर सकते हैं, और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया असाइन करके, इस वाले अप्रोच से भी हम लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर बनाने का नीड कब पड़ता है, अब इस स्टूडेंट का एड्रेस भी होगा, जाहिर सी बात है इसका एड्रेस भी होगा। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे एड्रेस नाम का, ठीक है, और इसका ये रेफरेंस रख देंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर एड्रेस नाम से ही रहेगा, और इस एड्रेस स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सिटी का नेम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी का नेम आ जाएगा, प्लस पिन कोड भी होता है, पिन कोड, ये दो डेटा आ गए। तो अभी एक स्टूडेंट का एड्रेस भी होगा और पिन कोड भी होगा, वो कहीं ना कहीं रह भी रहेगा। तो अब इन डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग, उसके लिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा s.address.city, ठीक है, और यहाँ पे सिटी का नेम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हमने प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से पिन कोड के लिए s.address.pinCode, और ये रहा हमारा पिन कोड, ठीक है। अब इन्हें एक्सेस करने के लिए हमारे पास printf फंक्शन होना चाहिए, जो कि है बिल्कुल। तो जिस तरीके से इन्हें बनाया गया है उसी तरीके से इन्हें यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा। और ये रहा हमारा पिन कोड का वैल्यू। तो यहाँ पे पिन कोड आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, सिटी नेम। तो अब इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। देखो इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर एड्रेस स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम लोग क्या करें, स्टूडेंट के रेफरेंस से एड्रेस के रेफरेंस में जा कर के उसके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो इसको मैं रन कर दूं तो यहाँ पे हमें मिल चुका है एरर, छोटा सा मिस्टेक है, सिटी को हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग गलत दिया हुआ प्रिंट करने के लिए, ठीक है, और ये भी हमारा इंटीजर वैल्यू है तो %d होगा। अब टर्मिनल को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, और इस कोड को हम रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो सारा डेटा हमें मिल रहा है, ठीक है। इनके लिए हमने /n का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए ये सेम लाइन पे आ रहे हैं। तो आप /n लगा दो अगर आपको न्यू लाइन में डेटा चाहिए तो, ओके। तो ये देखो हम इस तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर के सभी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि इन सभी डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा, ओके। तो उम्मीद करते हैं स्ट्रक्चर का पर्पस आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक और तरीका होता है स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का, हम लोग टाइप डिफ के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, टाइप डिफ स्ट्रक्ट, ठीक है, और स्ट्रक्चर का जो नेम है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर का नेम दे दिया। अब यहाँ पे नेम दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखने का नीड नहीं पड़ता है, ठीक है, हमारा काम सेम वैसे भी हो जाएगा। तो ये सिंटैक्स भी आपको पता होना चाहिए। ये देखो हमें आउटपुट मिल रहा है, तभी आपको स्ट्रक्चर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता रहेगी, तो कोई भी सिंटैक्स से प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब रन टाइम में भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो, यहाँ पे अगर मान लो हम आपको वैल्यू इनपुट करके दिखाएं, ठीक,
प्रिंटफ फंक्शन में मैंने यहाँ पे पास किया एंटर रोल। तो रन टाइम में वैल्यू इनपुट करने के लिए हमारे पास स्कैनअप फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे %d, उसके बाद एड्रेस ऑफ, अगर हमें रोल नंबर इनपुट करना है तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रोल इनपुट कर लेंगे। तो अब इसी तरीके से हमें बाकी सब का भी वैल्यू इनपुट करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर हमें नेम इनपुट करना हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेम कट कर सकते हैं और यहाँ पे %s कर देंगे नेम के लिए, नेम यहाँ पर है, ठीक है। फिर हमें मार्क्स इनपुट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और इसमें मार्क्स डाल देंगे। तो ये हमारा %f हो जाएगा, ओके। और इसी तरीके से अगर हमें ये वैल्यू एड्रेस इनपुट करना है एक दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और एड्रेस के लिए %s। प्रिंटफ के लिए हमें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कैनफ में सेमीकोलन मिस किया है और लास्ट आ गया हमारा ये पिन कोड। तो इसको भी अगर हमें इनपुट करना हुआ तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। अब हमने रन टाइम में वैल्यूज़ इनपुट कर दी है तो हमें इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नेम, यहाँ पे आएगा मार्क्स और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिटी नेम और ये लास्ट में हमारा पिन कोड। तो चलो इसको हम लोग टेस्ट करते हैं, एक बार टर्मिनल भी क्लियर रखते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है। तो एरर आने का 2 रीज़न है। सबसे पहले तो हमने पॉइंटर टाइप का वेरिएबल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस केस में पॉइंटर वेरिएबल यूज़ ना करके यहाँ पे साइज मेंशन कर दे रहे हैं कि हम 20 कैरेक्टर तक स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हैं। देखो पॉइंटर वेरिएबल जब हम यूज़ करते हैं ना, हमें वैल्यू देनी पड़ती है, पहले से ही हमें वैल्यू प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। रन टाइम में वैल्यू नहीं दे सकता पॉइंटर वेरिएबल को, क्योंकि वो मेमोरी पहले से ही बना के रखनी पड़ती है डेटा के हिसाब से। और सेकेंड रीज़न था कि हमें ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का नीड नहीं होता है जब हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करते हैं। अभी इसको सेव करते हैं और चलो अब हम लोग अपना आउटपुट कंसोल देखेंगे। तो इस कोड को अगर मैं रन कर दूं तो यहाँ पे रोल नंबर डाल देता हूँ, मैं नेम डाल देता हूँ, मार्क्स, सिटी का नेम, उसके बाद पिन कोड। तो यहाँ पे देखो सारा डेटा प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर में वैल्यू रन टाइम में इनपुट ले सकते हो। तो हमने इस वीडियो में आपको सिखाया अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर कैसे रखते हैं, उन स्ट्रक्चर्स में रन टाइम में वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, रेफरेंस से वैल्यू कैसे पास करते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने जाना। आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल रेफरेंस बना सकते हो एक स्ट्रक्चर का, आपके ऊपर है। मान लो मल्टीपल स्टूडेंट्स है, उनका मल्टीपल्स डेटा है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल रेफरेंस क्रिएट करके उन सभी अलग अलग डेटास को एक्सेस कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।